चलिए 51 देखिए, भारत ने किस वर्ष अपने संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रावधान किए थे? आर्टिकल 48 याद आ रहा? आर्टिकल 48 में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और जिसमें भी ये ए लिखा है कैपिटल, वो सारे के सारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं। 42वां हुआ कब था? 1976 में हुआ था ना। जैसे एक आर्टिकल हम लोग 39A पढ़ते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल ए है। एक आर्टिकल हम लोग 43A पढ़ते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल ए है। तो ध्यान रखा करें, जिसमें कैपिटल ए लिखा है 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। ठीक है, 39A में क्या है? फ्री लीगल एड है, और 43A में यहाँ पे वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है। हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर 1976 हो जाएगा आंसर। 1976 से 10 साल आगे और चले जाइए, 1986। यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण से संबंधित कुछ एक्ट हैं, वो हमेशा याद रखा कीजिए। जैसे हम लोग 1972 का पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1980 का पढ़ते हैं फॉरेस्ट एक्ट, 1986 जो अभी हम लोगों ने देखा EPA, और 2002 का ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 52 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है? सक्सेशन इनिशिएटेड ऑन लार्ज सैंड डिपॉजिट्स और डेजर्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे ट्रांसलेशन है गलत लिखा हुआ है। सक्सेशन तो समझ रहे हो ना, जैसे कोई क्षेत्र डेजर्ट है, बहुत लंबे समय से डेजर्ट है, लेकिन हज़ारों साल बाद यहाँ पे नई स्पीसीज़ का उद्भव हो गया, और यहाँ पे ये डेजर्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को बोलते हैं सक्सेशन। या फिर इसको उल्टा देख सकते हो, एक समय फॉरेस्ट था, लेकिन हज़ारों साल बाद वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये भी सक्सेशन है। रेगिस्तान में अगर सक्सेशन शुरू होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? यहाँ पे तो रेतीली मिट्टी है, अगर यहाँ पे एक छोटे से प्लांट का उद्भव हो जाता है तो सक्सेशन स्टार्ट हो गया। और रेगिस्तान में जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट ऐसी स्पीसीज़ को बोला जाता है जिनके पास एक यूनिक एडेप्टेशन क्वालिटी होती है, यूनिक एडेप्टेशन कैपेबिलिटी होती है। किस तरह की कैपेबिलिटी? कम पानी में सर्वाइव करने की। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में 0 लिखा है, आप यहाँ से लिंक करके इस आंसर को बना सकते हैं। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश के संगठन में शामिल नहीं है? फ्लाई ऐश समझ रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट का मेन फ्यूल क्या है? आपको पता है, कोयला है। कोयला से ये लोग करते क्या होंगे प्लांट में? कोयला को जलाते होंगे। प्लांट में बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होता है, बॉयलर्स में पानी भरा होता है। पानी बॉयल किससे होगा? कोयले को जलाने से होगा। लेकिन कोयले को जलाने के बाद जो राख बचेगी उसका क्या करोगे? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, राख। इसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश। और ये राख बहुत फाइन रहती है, बहुत हल्की रहती है। हल्की होने के कारण ही एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, और उसके बहुत सारे नुकसान हैं। रेस्पिरेटरी नुकसान बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सांस लेने में समस्या, फेफड़ों में दिक्कत, क्योंकि इतनी हल्की है, पता ही नहीं चलता है सांस ले रहे हैं। फ्लाई ऐश भी हम लोग ले रहे हैं। एक फ़ायदा ज़रूर इसका आप लोग देखते हैं, ईंट बनाने में। फ्लाई ऐश की जो ईंट बनती है वो मजबूत रहती है और थोड़ा कॉस्टली भी रहती है। जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बस हम लोग उसको देख लेते हैं, वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम सिलिकेट, Al2O3 बोलते हैं। याद आ रहा कक्षा 12 की केमिस्ट्री? यहाँ पे देखिए, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपने एल्यूमिनियम सिलिकेट तो बना दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी देख लिया, ये है। कैल्शियम ऑक्साइड अभी देखा आपने, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 नहीं है यहाँ पे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 54 देखिए, गवर्नर पूछ रहे हैं यूपी के, आनंदीबेन पटेल। आर्टिकल 155 में गवर्नर की नियुक्ति होती है। चलिए 55 देखिए, निवेश मित्र राज्य सरकार का एक समर्पित सिंगल विंडो सिस्टम है। ये किस राज्य का सिंगल विंडो सिस्टम है? निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। निवेश मित्र से समझ में आ रहा होगा इसका ऑब्जेक्टिव, इसका काम। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कारोबार में सुगमता के लिए बनाया गया है, इन्वेस्टर्स के लिए असिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, यूपी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 56 देखिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर लक्षित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? बताइए, मोदी जी कहाँ पे आए थे? अभी आए थे दिसंबर 21 में प्रयागराज में आए थे। PM मोदी टू पार्टिसिपेट इन वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन प्रयागराज। ठीक है। 57 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट कन्वर्ट द सनलाइट इनटू। पौधों का भोजन क्या है? केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। चलिए 58 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा इसके लिए पोषित पौधे पर निर्भर होते हैं। पोषित पौधा यानी होस्ट प्लांट जो होता है। पैरासिटिक प्लांट्स देखे होंगे आपने। ये परजीवी पौधे परजीवी क्यों होते हैं? ये अपना खाना बना क्यों नहीं पाते हैं खुद? सिंपल सा इसका रीज़न है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर ये खाना खुद अपना बनाने लगेंगे
तो इनको फिर परजीवी क्यों बोलेंगे, ये तो स्वयं जीवी हो जाएंगे ना। हम लोग फैक्ट में पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है वो कौन सा है, रफलेसिया पढ़ते रहते हैं। रफलेसिया खुद एक पैरासिटिक प्लांट है। दूसरा एग्जाम्पल आप अमरबेल का ले सकते हैं। अमरबेल होस्ट प्लांट पे ऐसे चारों तरफ चिपकी रहती हैं। इसी होस्ट प्लांट से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहते हैं अमरबेल। अब हो जाएगा। चलिए जल्दी से पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला तो पढ़ लिए थे और ये सही भी है, परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और इसके लिए पोषित पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। दूसरा है परजीवी पौधों में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत है। तीसरा पॉइंट है जिन पौधों पर परजीवी उगते हैं यानी होस्ट प्लांट पर उगते हैं एवं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, पोषित पौधे कहलाते हैं। तो यही सीखा हम लोगों ने। तो यहाँ पर सही बताना था, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। आगे चलें। 59 देखिए, की स्टोन प्रजातियाँ ये प्लांट्स में भी हो सकती हैं, ये एनिमल में भी हो सकती हैं। आपको की स्टोन से ही समझ में आ रहा होगा कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उसमें भी की पॉइंट्स बनाते हैं। तो की पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो महत्वपूर्ण डेटा है या महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी तरह यहाँ पे की स्टोन स्पीसीज़ को भी आप समझ सकते हैं कि ये इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियाँ होती हैं जिनके नहीं होने से इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब भी की स्टोन प्रजातियों की चर्चा होती है हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क का, क्योंकि यहाँ पे यूएसए गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया था जिसके चलते येलोस्टोन नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक एपेक्स प्रेडेटर था जिसे ग्रे वॉल्फ बोला जाता था, भेड़िया। यूएसए की गवर्नमेंट पॉलिसी ने इनके शिकार के लिए पब्लिक को अलाउ कर दिया था। इसके चलते येलोस्टोन नेशनल पार्क से ग्रे वॉल्फ गायब हो गया, ख़त्म हो गया, जिसके कारण हुआ क्या, हिरन की प्रजातियों में बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गई, जिससे ओवर ग्रेजिंग की बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। पूरी की पूरी घास ही ख़त्म हो गई और पूरी ज़मीन बंजर में तब्दील हो गई, क्योंकि इन हिरन को खाने वाली स्पीसीज़ को तो आपने ख़त्म कर दिया। अब इनको खाएगा कौन, खाओगे नहीं तो संख्या कम नहीं होगी, और संख्या कम नहीं होगी तो फिर ये वाली स्थिति आ जाएगी। एक जानवर होता है बीवर। ये जानवर वाटर बॉडी के अंदर ही पुल बनाता है, ब्रिज का निर्माण करता है। जो वाटर बॉडी में कूड़ा करकट होता है, लकड़ी होती हैं, उनको इकट्ठा करके ब्रिज बना देता है। वॉल्फ के ख़त्म होने से एक जो वहाँ पे मांसाहारी जानवर बचा था वो था कोयट। ये लोमड़ी की तरह होता है। ये कोयट्स साइज में छोटे होते हैं, इसलिए इनका शिकार भी छोटे छोटे जानवर होते हैं। इन कोयट्स ने बीवर का शिकार करना चालू कर दिया, और जो बीवर का इतना बड़ा काम था, कूड़े करकट से, नदी में जो कूड़ा करकट पड़ा है उससे जो पुल बना रहे थे, ब्रिज बना रहे थे, पॉन्ड बना रहे थे, ये काम सारा ख़त्म हो गया और ये पॉन्ड कन्वर्ट हो गए स्ट्रीम में। बाढ़ आने लगी, बाढ़ की समस्या हो गई। तो आप देख रहे हैं एक स्पीसीज़ के ख़त्म होने से कितनी समस्याएं आने लगी। इसलिए ग्रे वॉल्फ उस नेशनल पार्क की कीस्टोन प्रजाति थी। इतना बड़ा रोल होता है इन सब का, ठीक है। एक एग्जांपल आप बीज का ले सकते हैं, मधुमक्खी का ले सकते हैं। चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। कीस्टोन प्रजातियाँ सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना, खनिजों के स्तर को परिवर्तित करती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। राइजोबियम भी एक कीस्टोन प्रजाति है। एजिटोबैक्टर भी एक कीस्टोन प्रजाति है। अगर छोटे साइज़ की बात करें तो ये छोटे साइज़ की कीस्टोन प्रजातियाँ हैं। आप पोलर रीजन पे जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पोलर बियर मिलेगा, ये भी वहाँ की कीस्टोन प्रजाति है। दूसरा पॉइंट है पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवी भी कीस्टोन प्रजातियों के रूप में काम कर सकते हैं। ये देखा ना अभी, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। जंतु में आपने देख ही लिया, पौधों में आपने रफलेसिया देख लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। चलिए 60 देखिए, वन्य जीव के बारे में पूछ रहे हैं। ये किस सूची में सब्जेक्ट आता है। 7 शेड्यूल याद आ रहा होगा, पावर ऑफ सेपरेशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कभी कभी सब्जेक्ट पूछ लेता है। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखेंगे आप तो 100 सब्जेक्ट हैं, तो ये 100 याद रखना। स्टेट लिस्ट में 66 थे और प्रेजेंट में 61 है। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 और प्रेजेंट में 52। ये डेटा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट की संख्या कम हुई है, 66 से 61, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 से 52 हुआ है। तो यही हम लोगों को सीखना है कि ये 47 से 52 हुए हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इन 6 को याद रखना। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन वाले मैटर, सक्सेशन वाले मैटर यानी उत्तराधिकार वाले मैटर, और ट्रेड यूनियन, ये सारे सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए हैं। और साथ में इसको भी याद रखें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। 61 देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आकलन हेतु प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन एक पहल है किसकी। ए काम
इन दोनों का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, कई बार पूछा है, देहरादून में है, ठीक है, उत्तराखंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 देखिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह वन डायरेक्शनल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। आपने ये भी सीखा था कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, यानी बेस बड़ा होता है और टॉप पतला होता है। और यहाँ पे आपको 10% रूल याद रखना है। एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो केवल और केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। अगर सबसे नीचे लेवल पे 100 यूनिट एनर्जी है तो दूसरे लेवल पे केवल और केवल 10 यूनिट एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, बाकी 90 यूनिट जो है वो बेकार हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ऊर्जा का क्षय हो जाना। कारण देखिए, एनर्जी गेट्स प्रोग्रेसिव। अब पढ़िए, एनर्जी गेट्स प्रोग्रेसिव डिप्लीटेड विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल्स। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रगामी क्षय यही जो हम लोगों ने देखा 10% का, 100 से 10 पहुंचा, फिर 10 से यहाँ पे कितना पहुंचेगा, सिर्फ 10%, 10 का 10% एक यूनिट हुआ। फिर ऊपर वाले लेवल में कितना एनर्जी जाएगी, 0.01 यूनिट। तो ये भी सही है और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। वियना कन्वेंशन 1988, ईयर याद रखना पूछता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987, इफेक्टिव हुआ था 1989 से। हस्ताक्षर 87 में किए गए थे और लागू 89 से हुआ था। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है जो कनाडा की जगह है। ओजोन लेयर डिप्लीट किससे हो रही है, CFC से हो रही है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हो रही है, HFC से भी हो रही है। इनको कम करने के लिए ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, यानी ओजोन परत का संरक्षण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 देखिए, यहाँ पे पॉल्यूटेंट और सोर्स मिलाना है। आप एसिड रेन पढ़ते हैं, सल्फर के ऑक्साइड पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ते हैं, और ये कहाँ से निकलते हैं, चिमनी से निकलते हैं। चिमनी किसकी, थर्मल पावर प्लांट की। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लिखा है तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये तो सही मैच है। हाइड्रोकार्बन गलत मैच है। हाइड्रोकार्बन फॉसिल्स फ्यूल्स का जब कंबशन होता है तब रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे से नहीं, ये गलत मैच है। पारा भी गलत मैच है। पारा इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उससे पारा निकलता है, तो ये भी गलत मैच है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल के कंबशन से निकलता है, डी ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे सही बताना था तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, हो जाएगा। 65 देखिए, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2021 में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन हुआ है। लेंथ पूछता है, 32 किलोमीटर याद रखना, अभी 32 किलोमीटर की ही बन रही है और ये देश की सबसे तेज़ मेट्रो होगी, ठीक है। चलिए 66 देखिए, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस, ये तो अभी हाल ही में हुई है, बनारस में हुई थी, वैसे वर्चुअली हुई थी लेकिन होस्ट बनारस ने किया था। पहला पॉइंट पढ़िए, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया, सही है। दूसरा पॉइंट है, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की ये पहली बैठक है, ये भी करेक्ट है, सही पूछा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस इमेज को मैं बताना भूल गया था उस टाइम जब हम लोग कीस्टोन प्रजाति पढ़ रहे थे। इसी जानवर का नाम है वीएवर, जो ब्रिज बनाता है, पॉन्ड बनाता है, ये कीस्टोन प्रजाति है। याद रखना, अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन बनारस में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 67 देखिए, कीट भक्षी पौधे के बारे में पूछ रहे हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह की सॉइल रहती है। कीट भक्षी पौधे, ये पौधे कहाँ पे पाए जाते होंगे, ऑब्वियसली जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहती होगी, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी रहती होगी। इन पौधों को ये नाइट्रोजन मिलती कहाँ है, इन्हीं कीट से मिलती है, इन्हीं कीड़ों से मिलती है। तो ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स को कार्निवोर प्लांट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पिचर प्लांट है, यहाँ पे आपको मेढक दिख रहा है। इस पिचर प्लांट की स्किन या सरफेस इतनी चिकनी होती है कि यहाँ पे कोई भी जीव रुक नहीं पाता है, वो इसी पिचर प्लांट के अंदर ही गिर जाता है और इसमें लिक्विड भरा रहता है अंदर, और वो लिक्विड टॉक्सिक रहता है। फिर इन्हीं प्लांट्स को, इन्हीं जीवों के द्वारा नाइट्रोजन मिल जाती है इनके शरीर से। इस प्लांट के भी बारे में जानते होंगे, इसको फ्लाई ट्रैप प्लांट बोलते हैं। आप ये देख रहे हैं, इस जगह पे जो भी जीव आता है ये बंद हो जाता है और इसी के अंदर ही सफोकेट होकर मर जाता है। और ये ट्रैप तब तक नहीं खुलता है जब तक इस जीव से पूरे न्यूट्रिशन ये प्लांट ले ना ले। तो ये सब हैं कार्निवोर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन की जहाँ पे कमी होती है वहीं पे कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। चलिए 68 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस दम घोटू या फिर सफोकेटिंग गैस है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई जीव सफोकेट कब होगा? जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही तो है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा हीमोग्लोबिन पे अटैक करती है और ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर दम घुटने लगेगा। चलिए 69 देखिए, सागरीय परितंत्र मैराइन इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला निर्भर करती है। ये सब तो हम लोग अब अच्छे से सीख लिए। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि विश्व की 2/3 जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? ओशन से मिलती है, महासागरों से मिलती है। और महासागरों से मिलती कैसे है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ऑटोट्रॉप्स स्पीसीज हैं, वो खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे बुरा असर फाइटोप्लैंक्टन पर पड़ेगा। और फाइटोप्लैंक्टन पे अगर बुरा असर हुआ तो पूरी मैराइन फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब फाउंडेशन ही टूट जाएगा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अब जल्दी से पढ़ लीजिए। सनलाइट लिखा है, ऑब्वियसली सनलाइट से ही टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। सी ऑप्शन में है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टन ही कर रहा है। जब यही चौपट हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 देखिए, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पहला ऑप्शन पढ़िए। इस अधिनियम के तहत अपराधों के साक्ष्य के रूप में हवा, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूनों को एकत्रित करने की अनुमति है। ये करेक्ट पॉइंट है, इंग्लिश पढ़ लेना अगर दिक्कत हो रही हो तो। सेकंड पॉइंट है द एक्ट प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस। बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में है एक आम नागरिक न्यायालय के पास पहुंच सकता है बशर्ते उसने कथित अपराध के संबंध में 60 दिनों का नोटिस दिया हो। यहाँ पे आपसे एक्ट के बारे में जो जो प्रोविज़न है वही प्रोविज़न ही पूछ लिए हैं। गूगल करना और इसके सारे प्रोविज़न पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। डी पॉइंट है इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे को या कार्रवाई को विचार करने का अधिकार सिविल कोर्ट्स के पास नहीं है। इनको वंचित किया गया है, वंचित रखा गया है। सिविल कोर्ट्स में सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए बनाया है ना NGT। NGT लिए इसलिए तो बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे मुकदमा लड़िए ना, ये खुद एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। NGT के ऑर्डर को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप बस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कहीं भी नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को गलत बताना था, डी पॉइंट गलत हो जाएगा। 71 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, पूछता रहता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। यह संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, चलिए 72 देखिए, मैचिंग कराना। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, सुखना झील चंडीगढ़, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश और पारसनाथ झारखंड। झारखंड का एक और वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, डालमा, इसको भी ध्यान रखा करें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य भारत के कम से कम 102 शहरों में वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक कणिका तत्व को कम करना है। कणिका तत्व यानी पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसे हम लोग PM के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बेस ईयर पूछा है, तो जो PM सबसे हैजार्डस हैं उन्हीं को कम करने की बात की जा रही होगी। और सबसे हैजार्डस 2.5 माना जाता है, PM 10 भी माना जाता है। ये 2.5 हुई, जो 10 लिखा है ये साइज है, ये पार्टिकल्स का साइज है। इनको मेज़र करने का जो बेस ईयर है वो 2017 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोन में होता है साइज। 74 देखिए, मातृशक्ति महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में टेक होम राशन प्लांट की नींव रखी? महिलाओं को बड़ी सौगात, 43 जिलों में टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास PM मोदी साहब ने प्रयागराज में किया। इन प्लांट्स में प्रोडक्शन देख लीजिए, 70 मैट्रिक टन पर माह पुष्ट आहार का उत्पादन होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा वुमेंस को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? ये तो आसान है, नाम से ही पता चल रहा, बनास काशी वाराणसी में आधारशिला रखी गई है। अमूल नाम लिखा हुआ है तो आइडिया लग रहा होगा, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है। चलिए 76 देखिए, DRDO की ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक नहीं है।
जो मिसाइलें 5 मैक की कम स्पीड पर चलती हैं उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। 5 मैक से ऊपर हो जाता है तो वो हाइपरसोनिक हो जाती है। एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर लखनऊ में खोला जाएगा। चलिए 78 देखिए। 77 निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था? इसको तो यूपीपीसीएस कई बार पूछ चुका है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1960 में स्थापना की गई थी और अभी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। चलिए 78 देखिए। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कोरल रीफ आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। जहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्स रहता है, बहुत विविध रहता है। वैसे ही प्रवाल भित्तियों में भी रेन फॉरेस्ट की तरह डाइवर्स इकोसिस्टम रहता है, इसलिए उनको समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। पहला पॉइंट करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, कारण है इसका, इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त होता है। ये सब हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये बहुत सारी स्पीसीज़ के लिए हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं। कारण भी सही है, तो अभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। वो याद आ रहा ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रवाल भित्तियों का किसके साथ? जो जंतली के साथ, शैवाल के साथ। और शैवाल ये प्लांट सेल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ज़्यादा गहराई पे नहीं हो सकते। ज़्यादा गहराई पे होंगे तो सनलाइट वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगी और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्रवाल भित्तियाँ भी मर जाएंगी, क्योंकि प्रवाल भित्तियाँ डिपेंड है जो जंतली पे, इसलिए कम गहराई पे पाए जाते हैं। इनका सर्वाइवल टेम्परेचर जो है वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो कोरल्स मर जाती हैं। चलिए 79 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है? यहाँ पे इंडिकेटर स्पीसीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, और लाइकन को हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ये इंडिकेटर स्पीसीज़ होती हैं, संकेतक प्रजातियाँ हैं। अगर हवा में SO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो लाइकन नज़र नहीं आते हैं। चलिए 80 देखिए। वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देने की अधिकतम सीमा कितनी है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग राइट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड। इस एक्ट को आप लोग याद रखें। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता 2006। इस एक्ट के अनुसार भूमि पर मान्यता अधिकार की जो अधिकतम सीमा है वो 4 हेक्टेयर है, ठीक है, याद रखना। चलिए इतना ही रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।